मैं आज जो खबर आपको सुनाने जा रहा हूँ, इसको जब मैंने सुना तो थोड़ा भरोसा कम हुआ, लेकिन भरोसेमंद लोगों से सुनी थी तो भरोसा करना पड़ा। और जैसे जैसे मैंने इस मामले की जांच की तो दिल भारी होते गया। लगने लगा कि क्या सचमुच हिंदुस्तानी लोकतंत्र पे अब भरोसा करना चाहिए किसी को। तो ये आसान नहीं था इस मामले की रिपोर्टिंग करना। मैंने रिपोर्टिंग दूर बैठे हुए टेलीफोन पर की है, इंटरनेट पर की है। मैं राजस्थान जा नहीं सकता था जहाँ का ये मामला था, लेकिन मैं आपको अपनी बातों से राजस्थान लेके चलता हूँ, जहाँ पुलिस के रिकॉर्ड के मुताबिक, अदालती रिकॉर्ड के मुताबिक नारायण नाम का 41 बरस का एक आदमी है। आज वो अपने संयुक्त परिवार में बैठा हुआ है राजस्थान में एक जगह। लेकिन हकीकत ये है कि वो 12 बरस की उम्र का था। उस वक्त घर से निकलकर वो पूना आया था काम करने के लिए। उस वक्त बहुत गरीबी भी थी राजस्थान में, बहुत लोग बाहर काम करने जाते थे। तो ये भी आया था बाहर काम करने के लिए और लोगों के साथ। पूना में मजदूरी कर रहा था, काम कर रहा था। उसी दौरान वहाँ ये 1994 की बात है, आज से करीब 30 साल पहले की बात है ये। वहाँ पे एक राठी परिवार में मर्डर हुए। परिवार के 6 लोग और एक घरेलू नौकर, ऐसे 7 लोगों का कत्ल करके लूट हुई थी। बहुत बड़ा मामला था। पूना बड़ा शहर है, लेकिन उसके लिए भी ये बहुत बड़ा मामला था। वहाँ गिरफ्तारी हुई। तो गिरफ्तारी जिन 3 लोगों की हुई कि इन लोगों ने ये कत्ल किया होगा, उनमें ये नारायण भी था, जो पुलिस रिकॉर्ड में नारायण लिखा गया था। इसकी उम्र 20 साल लिखी गई थी। 2 और लोग बड़े लोग थे। ऐसे 3 लोग गिरफ्तार हुए। 94 से लेकर 98 तक ये मामला चलते रहा। 98 में इन तीनों लोगों को फांसी की सज़ा सुना दी गई अदालत से। जाहिर है कि 7 लोगों का कत्ल हुआ है तो सज़ा तो फांसी की होनी थी ऐसे मामले में। दिक्कत इसमें छोटी सी थी कि ये नारायण नाम का ये लड़का जो था, ये कत्ल के समय, वारदात के समय कुल 12.5 साल का था। उसका नाम भी निर्मा राम था। उस नाम को पुलिस ने नारायण गलती से लिख दिया। उसकी उम्र 20 बरस लिख दी। तो एक बालिग कातिल के लिए सज़ा वही है जो 40 साल के लिए होगी, 21 साल के लिए होगी, 60 साल वाले के लिए होगी। तो इसको भी फांसी की सज़ा हो गई। और वारदात के दिन ये कुल 12.5 बरस का था। तो 1998 में फांसी की सज़ा हुई। उसके बाद जैसा कि होता है, लोअर कोर्ट से फांसी की सज़ा के बाद अपील होती है, कुछ होता है। लेकिन ये फांसी पाया हुआ, फांसी की सज़ा पाया हुआ ये कैदी था, ये जो फांसी का इंतज़ार कर रहा था। एक के बाद दूसरी, तीसरी, चौथी अदालत ने सब इसके मामले को खारिज कर दिया। कोई वकील भी ठीक से इस मामले को नहीं उठा पाए कि ये उस समय नाबालिग था, छोटा बच्चा था ये, जिसमें कुल सज़ा, अगर 12 बरस का बच्चा, एक नाबालिग लड़का किसी का कत्ल भी कर देता है तो उसमें अधिकतम कैद 3 बरस की हो सकती है। लेकिन ये फांसी की सज़ा पाकर फांसी के इंतज़ार में पड़ा हुआ था। कभी दया याचिका जाती थी राज्यपाल के पास, कभी किसी और अदालत में मामला जाता था। सुप्रीम कोर्ट तक जाके इसका मामला खारिज होके आ गया कि नहीं, इसका कोई रियायत नहीं है, इसको फांसी दी जाए। लेकिन कुछ नेक काम किसी ने किए होंगे जो आड़े आए। तो दिल्ली की नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी का एक प्रोजेक्ट है लोगों की कानूनी मदद करने का, ज़रूरतमंद लोगों की मदद करने का। उसका नाम प्रोजेक्ट 39A है, प्रोजेक्ट 39A। अब ये क्यों नाम रखा गया है उस पर अपन नहीं जाते। इस प्रोजेक्ट के तहत बेसहारा लोगों की कानूनी मदद की जाती है।
वकील अपना समय लगाते हैं, देखते हैं कि इसकी बेगुनाही के सबूत कैसे ढूंढे जाएं। इन लोगों ने राजस्थान जाके इसके गांव की, इसके स्कूल का रिकॉर्ड देखा, तो उस रिकॉर्ड में इसका नाम अलग निकला, नारायण नहीं था, दूसरा नाम था। लेकिन इसकी जन्म तारीख जो थी उसके हिसाब से 1994 में जब हत्या हुई थी, उस दिन ये 12 साल कुछ महीने का था। वहाँ से इसके रिहाई का एक रास्ता शुरू हुआ। इस प्रोजेक्ट को भी इसकी मदद करने में 9 साल लगे। 9 साल आसान नहीं था कुछ भी। आखिर में जाके जब ये साबित हो गया कि ये नाबालिग था और 28 साल ये जेल में गुजार चुका है, जो कि जाहिर है कि नाबालिग को कत्ल के केस में अगर सज़ा हुई होती तो 3 साल की होती, उससे भी 25 साल ज़्यादा ये जेल में काट चुका है। 75 साल अगर औसत उम्र है हिंदुस्तान में, तो 1/3 उम्र ये एक्स्ट्रा काट चुका है जेल में। वहाँ रहते हुए इसने कई तरह की भाषाएं सीखी, कई तरह की पढ़ाई की। एक सब्जेक्ट में एमए कर लिया, दूसरे सब्जेक्ट में एमए की तैयारी कर रहा था, लगातार अपने वक्त का इस्तेमाल कर रहा था। आखिरी के कुछ सालों में इसकी अपनी माँ से फ़ोन पे बात हो पाई, लेकिन मुश्किल था। माँ हिंदी नहीं समझती थी, ये राजस्थानी भूल चुका था। लेकिन जो भी माँ से बात हो सकती है, माँ से बात तो बिना शब्दों के आवाज़ों से भी हो सकती है, तो इसकी कुछ बार माँ से बात हुई थी। पिता गरीब थे, तो राजस्थान से 2-4 बार वो जेलों में मिलने इससे आए थे। परिवार के पास पैसा नहीं था, तो कोई बहुत महंगा काबिल वकील इसके लिए कर नहीं सकते थे। तो एक गरीब नाबालिग मजदूर लड़का पुलिस की लापरवाही से बालिग दर्ज हो गया और फांसी की सज़ा पा गया। गनीमत यह है कि इस प्रोजेक्ट के तहत उसको कानूनी मदद मिली, वो बचा फांसी पे चढ़ने से। आप लोगों को याद होगा, अभी कुछ ही दिन पहले मैंने इसी जगह से, इसी कैमरे के सामने ये कहा था कि सुप्रीम कोर्ट अभी ढूंढ रहा है कि फांसी का कम तकलीफदेह विकल्प क्या हो सकता है। उस दिन उस खबर पे मैंने यहाँ से आपसे बात की थी। उस दिन भी मैंने आपसे कहा था कि मैं इस बात के सख्त खिलाफ हूँ कि फांसी की सज़ा भी दी जाए। एक तो बेरहम सज़ा है, दूसरा यह है कि हिंदुस्तानी न्याय व्यवस्था में कब किसी बेकसूर को फांसी की सज़ा हो जाए इसका कोई ठिकाना नहीं है। पुलिस काबिल भी नहीं है, अमूमन भ्रष्ट भी है। कोई पैसे वाले लोग किसी गरीब को फंसा सकते हैं, उसको फांसी दिलवा सकते हैं। कुछ ही दिन पहले मैंने कहा था, उस दिन तक ये खबर नहीं थी मेरे पास। ये खबर अभी 3 दिन 4 दिन पहले मुझको मिली, तब से मैं इस पे काम कर रहा था। तो मैं याद दिलाना चाह रहा हूँ आपको कि उस दिन मैंने कहा था कि किसी बेकसूर को भी फांसी हो सकती है, और ये मामला सामने आ गया। ये बहुत ही भयानक मामला है। ये 12 साल का बच्चा आज 41 साल होके निकला है। अधिकतम सज़ा उसको 3 साल की ही हो सकती थी। 1998 में ही छूट गया रहता, वो 94 से 98 के बीच छूट गया रहता, अगर नाबालिग दर्ज किया गया रहता तो पुलिस की नालायकी से, निकम्मेपन से, लापरवाही से इसकी ज़िंदगी के 25 साल चले गए। कानूनी मदद किसी को कैसे बचा सकती है फांसी के फंदे से, ये इस मामले से साबित हुआ है। तो ये प्रोजेक्ट 39A की एक महिला वकील ने कल एक कॉन्फ्रेंस कॉल पे मेरी बात नारायण से करवाई। वो अभी 25-28 बरस बाद वो जेल से निकला है, तो अभी बहुत स्वाभाविक मन स्थिति उसकी नहीं है कि वो मीडिया के, अखबारों के, टीवी के हमले को झेल सके। तो इसलिए जिन लोगों ने उसको मदद करके बेकसूर साबित किया है, वो लोग उसका ख्याल रख रहे हैं। वो लोग उसको सीधे मीडिया के संपर्क में नहीं ला रहे हैं। मुझसे भी कल उन्होंने कॉन्फ्रेंस कॉल पे जब बात करवाई
22 मिनट शायद मेरी उससे बात हुई। तो उस पूरे दौरान इस संस्था की एक वकील उस कॉल पे मौजूद थी। वो दखल नहीं दे रही थी, लेकिन देख रही थी कि अगर मेरे सवाल उसको परेशान करने लायक होते तो वो शायद दखल देती। ये नौबत नहीं आई। मुझको एक भावनात्मक रिश्ता उससे जोड़ना पड़ा बातचीत के लिए। मुझको बतलाना पड़ा कि वो जिस राजस्थान में है, वहीं से करीब 90-100 साल पहले मेरे दादा छत्तीसगढ़ आए थे काम की तलाश में। मुझको उसको ये भी बताना पड़ा कि जिस नागपुर की जेल में वो बरसों कैद था, उसके पास के ही एक कस्बे में, 58 किलोमीटर दूर के एक कस्बे में मेरी पैदाइश है। इन बातों को बतला के मुझको उससे एक भावनात्मक रिश्ता बनाना पड़ा। उसके बाद जो उससे बातचीत हुई, मैं अभी आपको वो बातचीत सुनाता हूँ। उसको सुनकर आप खुद तय कीजिएगा कि ज़िंदगी की इतनी तकलीफ़ झेलकर, इतनी बेइंसाफ़ी झेलकर, जो 28 साल जेल में बर्बाद करके, जिसमें 25 साल तो बेइंसाफ़ी के हैं ही, उसके बाद जो निकला है वो आज भी कोई गैरकानूनी बात नहीं कर रहा है, आज भी वो कानून की ही बात कर रहा है। तो मैं आपको अब मेरी बात रोक कर आपको ये टेलीफोन रिकॉर्डिंग को सुनाता हूँ, इसको सुनिए। इसके बाद फिर मैं अपनी बात को जारी रखता हूँ। तो ये टेलीफोन रिकॉर्डिंग। हेलो नारायण। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, नमस्कार भाई। नमस्ते नमस्ते। बहुत बधाई हो। मैंने आपकी जिंदगी की ये कहानी पढ़ी, मैंने बीबीसी पर और दूसरी जगहों पर। हाँ, थैंक यू फॉर। और मैं एकदम ही हक्का बक्का हूँ कि इंसान कितने तकलीफ से गुजर सकता है। हो, अभी तो आपने पढ़ ही लिया है, और मैं तो वो तकलीफों से गुजर के अब बाहर आया हूँ। आप जैसे मतलब मेहरबान लोगों की दुआओं से मैं आज ये बाहर के दिन देख रहा हूँ। जी जी, मैं आपको दो चीजों से मेरा आपका रिश्ता बतलाता हूँ। ये सर, मेरे दादा राजस्थान से निकलकर करीब 100 साल पहले छत्तीसगढ़ आए थे। हाँ। राजस्थान के जैसलमेर से निकलकर। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। तो मेरा आपका ये रिश्ता राजस्थान का बनता है। हाँ, यानी अपन दोनों राजस्थानी हो गए फिर। दोनों राजस्थानी हैं। दूसरा एक रिश्ता बनता है कि जहाँ नागपुर जेल में आप कई साल रहे। हाँ। तो उस जेल से कुल 58 किलोमीटर दूर काटोल नाम का एक गांव है, मैं वहाँ पैदा हुआ हूँ। अच्छा। वहाँ मेरे नाना रहते थे। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। यानी तो संयोग देखिए ऐसा है कि आपसे मैं बात कर रहा हूँ आज, दो तरफ से संबंध जुड़ा हुआ है। हाँ, बहुत अच्छी बात है। और तो मैं आपसे बहुत ज्यादा उन बातों को नहीं पूछूंगा जो मैंने पढ़ लिया है। हाँ। लेकिन मैं कुछ बातों को जरूर जानना चाहता हूँ कि यस, वेलकम। आपको जब पहली बार ये पता लगा कि आपको मौत की सजा हुई है, हाँ, ये किस साल की बात थी? ये 98 की बात थी। 23 फरवरी के अंदर मुझे फाइनली सेंटेंस सुना दिया गया था। और वहां से लेकर आपकी रिहाई किस डेट को हुई है? मेरी रिहाई अभी जस्ट पिछली 28 तारीख को हुई है। तो ये इतने पूरे समय आपके ऊपर ये फंदा टंगा हुआ था कि ऐसा हो सकता है? हाँ, वो नेचुरली है कि एक कच्चे धागे से तलवार हमेशा लटकी हुई थी, और वो मतलब एक मौत के विचारों के साथ हमेशा संघर्ष करता रहता था। यू मीन एवरीडे डाई ऑन एवरीडे लिव, ऐसे सिस्टम। ये बताइए नारायण मुझको, कि इतने तनाव के बीच में आप इतना पढ़ लिख कैसे पाए? कौन सी चीज थी जो आपको पढ़ने का हौसला देती थी? वो बात ऐसी है कि मैं खुद ही अपने आप को मोटिवेट करता था, और फिर मेरा मतलब एक आप बोल सकते हैं डीएनए का ही बात होगी कि मेरे फादर ने भी हमेशा फाइट किया, तो मेरे में भी सही वही डीएनए था। तो मैं हमेशा यही सोचता था कि चलो डोंट वरी, व्हेन एवर, जब भी अपन दुनिया में आए हैं तो एक दिन तो जाना ही है, तो क्यों ना जस्ट फाइट और डू समथिंग, मतलब जो पब्लिक को भी पता चले कि भी इतने कठिन समय में भी इंसान कुछ कर सकता है। तो ये सब चीज़ों से मुझे प्रेरणा मिलती थी, और वहाँ से आपका हौसला और आपका संघर्ष जो है ये तो बहुत ही बड़ी मिसाल है सबके लिए।
तो अभी हर इंसान को तो मैं समझा नहीं सकता हूँ, अभी मीडिया वगैरह पर कमेंट्स भी हो रहे हैं, तो सेंसलेस लोग हैं, वो कुछ भी बोल सकते हैं, उनकी तरफ मैं ध्यान भी नहीं देता हूँ। नहीं, क्यों अगर ध्यान देना? गलत बात करने वाले लोग तो राम के समय से लेके आज तक हर समय रहे हाँ, दुनिया यस में। यस, कहते हैं ना कि दुनिया के अंदर राम को पूजने वाले हैं तो रावण को पूजने वाले भी है। तो ये चीज़ें तो मुझे पहले से ही मालूम है। तो संघर्ष करने की प्रेरणा तो हो सकता है थोड़ा मेरे डीएनए में भी थी, और फिर ये मतलब जैसे आप बता रहे हो, तो राजस्थानी लोग तो ज़्यादा करके संघर्षशील ही होते हैं, तभी तो दुनिया, बिल्कुल। हाँ, दुनिया के कोने कोने तक कहीं भी जाइए बिजनेस वगैरह उन्हीं का मिलता है। तो बिल्कुल, यानी मेरे मेरे दादा भी मजदूरी करने ही आए थे यहाँ पर, बहुत ही गरीबी में आए थे। तो मेरे भी मतलब वही था, वहाँ से ही प्रेरणा मिलती थी कि चलो कोई बात नहीं है, ज़िंदगी में जो भी दिन आए हैं ऊपर। और एक बात है कि मैं ऊपर वाले पर बहुत ज़्यादा विश्वास करता हूँ। अच्छा, मेरी एक ये एक बात, हाँ बोलिए। एक बात मुझको बताइए नारायण, आपने कहा कि आप ऊपर वाले पे बहुत भरोसा करते हैं, और ऊपर वाले के रहते हुए इतनी बड़ी बेइंसाफी आपके साथ हुई, पूरी की पूरी जिंदगी आपकी जेल में चली गई, हाँ, अभी भी आप ऊपर वाले पे भरोसा करते हैं? हाँ, ये मेरा ऐसा सोचना है कि हो सकता है कि भाई ऊपर वाला मुझे चाहता हो कि भी आपको इतना संघर्ष करना है, और जीवन में देखो जो वक्त आता है, तो मेरे हिसाब से मनुष्य कुछ किसी के लिए कुछ नहीं कर सकता है। जो कुदरत का जो ये शक्ति है जो विश्व को चलाती है, जहाँ तक कहते हैं ना कि जहाँ विज्ञान खत्म होता है वहाँ से भगवान चालू होता है। तो मैंने भी सोचा कि चलो, जब इतने बड़े बड़े आइंस्टीन जैसे वैज्ञानिक लोगों ने भी इस चीज़ को माना है कि जब विज्ञान जवाब दे देता है वहाँ भगवान चालू होता है। तो जब इस सृष्टि को चलाने वाला अगर वो है, तो उसकी इच्छा होगी कि मुझे संघर्ष करने के लिए इस चीज़ों में डाला है, और मुझे उस पर अटूट विश्वास था कि एक न एक दिन वो मुझे साथ जरूर देगा, और उसी विश्वास के सहारे मतलब मैंने संघर्ष किया। अब एक चीज मुझको बताइए नारायण, कि आपने इतनी तकलीफ पाई, पूरी जिंदगी तकलीफ पाई आपने, लेकिन जिस सरकार के रहते हुए, कानून का राज है, सरकार है, इनके रहते हुए इतनी बेइंसाफी हुई आपके साथ, आपके मन में आज इस सरकार के लिए, अदालत के लिए, न्याय व्यवस्था के लिए क्या लगता है आपको? न्याय व्यवस्था पर तो मुझे थोड़ा विश्वास है, पर सिर्फ इतना ही है कि थोड़ा जैसे नीचे के जो सेशन कोर्ट्स है उनमें थोड़ा बदलाव होना चाहिए, कि जैसे कोई अगर मेरी टाइप के पर्सन्स आते हैं, फर्स्ट टाइम अपीयरेंस होते हैं, जैसे कि कोर्ट के सामने फर्स्ट टाइम अपीयरेंस किया, तो उन्होंने भी, उनका भी थोड़ा ड्यूटी बनता है कि कोर्ट ने पर्सनली उस पर्सन से इंक्वायरी करना चाहिए कि भाई आपकी एज क्या है, आपका मतलब कहाँ से बिलोंग करते हैं, और आपका नेटिव प्लेस वगैरह जो है वो सब की वेरीफाई करना चाहिए। कि वर्दी भी देखो, पुलिस तो है ना, मेरी नज़र में रियल क्रिमिनल है, मेरी नज़र में इंडियन पुलिस रियल क्रिमिनल है। वो बहुत कम ऐसे, जैसे किरण बेदी जैसे लोग बहुत कम होगा। मतलब मेरी लाइफ में 14 इयर्स की लाइफ में मैंने सिर्फ 2 ही ऑफिसरों को मैं आइडियल मानता हूँ, जिनमें एक किरण बेदी थे, दूसरे थे टी सिंगारवेल बोल के IPS ऑफिसर थे। इनके अलावा मेरा तो खुद का अपना सोच ऐसे है कि इंडियन पॉलिटिकल और इंडियन पुलिस रियल क्रिमिनल, ये रियल क्रिमिनल लोग हैं। तो इनसे तो मैं कोई उम्मीद नहीं कर सकता था। फिर मुझे थोड़ा इंडियन सुप्रीम कोर्ट पर काफ़ी भरोसा था, जैसे लाइक चंद्रचूड़ साहब जैसे जजेस थे, तो मेरा भरोसा नहीं दिखता था। और उसके पहले जैसे रमन्ना सर थे, फिर उसके बाद में इंदिरा बनर्जी मैडम थी, इस टाइप के जो जजेस थे, इनके जो डिसीजन आते थे, तो वहाँ से थोड़ा मुझे विश्वास हासिल होता था। और उसके पहले भी कुछ जजेस अच्छे थे, तो मुझे उम्मीद थी कि आज नहीं तो कल मैं संघर्ष करूंगा। और फिर मुझे 2003 में मेरा लिविंग सर्टिफिकेट मिल गया, तो उसमें मुझे कंफर्म हो गया कि आई एम एडल्ट, सो आई विल गेट जस्टिस समटाइम। तो ये सब विचार थे, तो उनसे फिर मुझे थोड़ी अंदर से प्रेरणा मिलती थी। तो ये आपके मामले से जुड़े हुए जो कानूनी कागज थे, इसको आप खुद भी पढ़ के वकीलों से बातचीत में शामिल होते थे? हाँ, ये थोड़ी मेरे को अपॉर्चुनिटी बहुत कम मिली। 2013 के बाद में मुझे बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली, कारण कि मेरे पीछे डेथ पेनल्टी का जो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी का है प्रोजेक्ट 39A नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी का, जिसमें जो मेन हेड थे अपने श्रेया मैडम थे, फिर अनामिका मैडम है, उसके बाद में कैथी मैडम है,
उसके बाद में अनूप सर जिनके है। मार्फत ये अपनी बात भी हो पा रही है। हाँ, तो वो उन्होंने फिर बहुत अच्छी स्टेप्स उठाए, फिर मेरे से आके मिले, फिर डिस्कस किए, फिर इन्होंने पूरा मतलब एविडेंस गैदर किए रिलेटेड टू जुवेनल, ठीक है। वो उसके बाद से ही मतलब मुझे संघर्ष करने के लिए काफ़ी प्रेरणा मिल गई कि अब मुझे विश्वास हो गया कि भी मेरे पीछे एक बहुत बड़ी संस्था है और आज नहीं तो कल मुझे जस्टिस मिलेगा। तो ये मतलब आपका परिवार इस स्थिति में था क्या कि मामला मुकदमा दौड़ भाग कर सके कोर्ट में, वकीलों का खर्च उठा सके? नहीं, वो कंडीशन में नहीं। आप तो राजस्थान से बिलोंग करते हैं, तो मैं यहाँ बीकानेर डिस्ट्रिक्ट से तो मतलब डेजर्ट एरिया, रेगिस्तान एरिया है, जहाँ पर यहाँ से महाराष्ट्र पहुँचना भी बड़ा कठिन होता है। तो फैमिली बैकग्राउंड नहीं था। अभी ठीक है, रिसेंटली पिछले 10 सालों से मेरा फैमिली की कंडीशन थोड़ी अच्छी है। मेरे ब्रदर लोगों ने बिजनेस वगैरह किया, तो थोड़ा लिविंग क्या बोलते हैं उसको, जीवनमान थोड़ा ऊपर उठाया है। वो इनिशियली मतलब 94, 95, 96 दे आर टू पोर, बहुत ही मतलब गरीबी कंडीशन में वक्त गुजारे। और मेरे फादर थे, वो फार्मर थे, वो वट एवर जो भी कुछ होता था फार्मिंग में वो फैमिली में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता था। तो मेरे लिए मतलब एक्सपेंसिव लॉयर्स तो वो अरेंज नहीं कर सकते थे। और फिर यहाँ से गए अपन, तो जनरली एक दूसरे स्टेट में जाना तो भाषा की भी बड़ी प्रॉब्लम होती है। फिर वहाँ के एडवोकेट्स ने अपनी मनमर्जी से जो भी कुछ फीस वगैरह मांगा और उन्होंने दे दिया, तो वो फिर उन्होंने मतलब पैसे वगैरह लेके वो इस टाइप के केसेस में कुछ कर भी नहीं सकते थे, क्योंकि जो एडवोकेट की क्वालिटीज़ होती है उसमें भी अपने को ध्यान देना पड़ता है। कि जैसे अभी नेशनल यूनिवर्सिटी के पास एडवोकेट्स थे बहुत मतलब अच्छे टाइप के, तो उस टाइप के एडवोकेट्स अपने को हाई कोर्ट या सेशन में मिलने कठिन होता है। और स्पेशली जो विलेज मिलना कठिन होता है, और आपके पास ज्यादा पैसा नहीं है तो बहुत काबिल वकील आप नहीं मिल पाते हैं कई बार। नहीं, कैसे ये कानूनी लड़ाई वगैरह करना ये सब मतलब गरीब लोगों का काम नहीं है। ये जो भी है पॉलिटिकल लेवल पर होता है। पॉलिटिकल वाले जैसे बड़े बड़े वकील खड़ा कर सकते हैं, या फिर जो मेट्रो सिटी से रहने वाले लोग हैं जिनके पास अच्छा जीके है, नॉलेज है, वही लोग इस टाइप के एडवोकेट को हायर कर सकते हैं। फिर बिजनेस है, उनकी इनकम है, तो यहाँ पे किसी एडवोकेट नारायण, मैं एक चीज समझना चाहता हूँ, हालांकि बहुत जल्दी पूछ रहा हूँ आपसे। डोंट वरी, आप पूछ सकते हैं। पहले ये आपने नारायण से टेलीफोन की रिकॉर्डिंग का एक हिस्सा सुना, पहला हिस्सा, आधा हिस्सा सुना आपने। तो आप देख रहे हैं कि वो कैसे दिमागी हालत से गुजरा है, जेल में उसका वक्त कैसे गुजरा, क्या हुआ। लेकिन ये बात अभी पूरी नहीं हुई है। तो मैं आगे का हिस्सा आपको सुनाता हूँ, करीब इतनी ही देर का और है, इसको सुनिए, उसके बाद फिर हम बात करते हैं। आगे की जिंदगी तो बहुत लंबी बाकी है, आप क्या करने का सोचते हैं? देखो, फ्यूचर और वक्त के लिए तो मतलब मैं कोई प्रेडिक्शन कर ही नहीं सकता। आगे फ्यूचर के अंदर मुझे क्या फेस करना पड़ेगा मैं नहीं बता सकता, क्योंकि जो बताया ना मैंने कि मैं ऊपर वाले पर भरोसा करता हूँ, तो मैं उसको ही बोलता हूँ कि जो भी होगा तू ही दिखाएगा, तू ही करेगा मेरे लिए। तो अभी तो कुछ डिसाइड नहीं किया। अभी तो मतलब मैं रिलेटिव लोगों से मिल रहा हूँ, काफ़ी जल्दी हो जाएगा। अभी मैं कुछ बता देना आपको, पर कुछ विचार तो है कि भी आगे मैं थोड़ा बहुत लॉ की डिग्री वगैरह का कोशिश करूँगा। बहुत अच्छा, क्योंकि कानून को जितना आपने भुगता है और जितना देखा है, तो मुझको पक्का भरोसा है कि आपकी कानून की समझ अच्छी बन गई होगी इतनी जिंदगी तकलीफ से गुजारते हुए भी। हाँ, तो ये जरूर कानून में अच्छा कर सकेंगे, ऐसा मेरा मानना है। तो मेरा भी यही सोच है कि अभी मेरे साथ में तो लोग है, ये श्रेया मैडम वगैरह में है, श्रेया मैडम है, अनूप सर है, फिर अनामिका मैडम तो अभी देखो लाइन पे ही बैठे हैं। तो ऐसे लोग हैं, तो मैं भी सोच रहा हूँ कि फ्यूचर के अंदर मेरे जैसे लोग हो, उनको कभी ज़रूरत पड़ जाए मेरी, तो मैं गाइडेंस दे सकूँ। अगर फाइट भी नहीं कर सकूँ तो कम से कम गाइडेंस तो दे सकूँ। और जेल क्या होती है, अदालत क्या होती है, आपको कैसे संघर्ष करना है, ये तो मेरे पास अनुभव है। वो भी शेयर कर लिया तो मेरे लिए काफ़ी है, क्योंकि गाँव में तो गरीब लोग बहुत मिलते हैं और शहर में एडवोकेट काफ़ी मिल जाते हैं, गाँव में तो इस टाइप के मिलते भी नहीं हैं। बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं आप। मैं ये समझना चाहता हूँ, इतने सालों में आपके माँ बाप कितनी बार आपसे मिल सके थे? मेरा मम्मी तो एक भी बार नहीं मिली है। मतलब 28 साल में रिलीज होने के बाद में मैं फर्स्ट टाइम मिला हूँ। वो मेरे फादर मतलब 28 साल में मुश्किल से 5-7 बार मिले हैं, और अभी मेरे फादर है नहीं। अच्छा। मेरे फादर है नहीं अभी 2019 में। वो मैंने पढ़ा, 2019 में गुजर गए वो। हाँ, यस। तो
माँ क्यों नहीं मिल सकी? वो आ नहीं पाई वहां पे कि उनकी हिम्मत नहीं पड़ती थी? क्या बात थी, माँ क्यों नहीं मिल पाई? माँ का ऐसे था कि फिजिकली थोड़ी वो मतलब मेरे अंदर जाने के बाद मैं वीक हो गई, काफ़ी वीक हो गई, और भाषा की भी थोड़ी अच्छा। प्रॉब्लम थी, और फिर मेरे फादर भी मतलब वो चाहते थे कि महिलाएं लोग जेल की तरफ ना जाए तो अच्छी बात है। तो ठीक 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 ठीक। तो मेरे को बाद में थोड़ा सा मतलब फ़ोन कॉल मिल गई थी जेल से, जैसे कि कोई सेंटेंस वाला है तो उसको पिछले 5-10 साल से उन्होंने फ़ोन कॉल का सिस्टम चालू किया था, तो मुझे महीने में 2 बार फ़ोन करने का चांस मिलता था, तो फ़ोन पर मेरी मम्मी से थोड़ा बात कर लेता था। पर अगर आप बोलेंगे मिलने का जो चांस कभी नहीं आया, और मैं भी चाहता था कि भी मैं भी चाहता था कि भी अपनी मम्मी को क्यों तकलीफ़ देना, जो होगा फ्यूचर में मुझे देखेगी फिर वो परेशान होएगी। जेल में तो आदमी सब कैदी कपड़े में अगर मैं सामने आऊँगा तो उसको कुछ धक्का लगेगा, तो मैं खुद ही बोलता था कि ठीक है, ऊपर वाले पे भरोसा रखो, आज नहीं तो कल अपना आएंगे। आप जब मिले माँ से तो उनकी पहली बात क्या थी मिलने के बाद? पहली बात तो थोड़ी मेरे को ये समझ में नहीं आई, कारण कि मैं राजस्थानी बोल ही नहीं पा रहा था, जैसे अभी आप बोल लेते हैं। मैं तो मुझे तो थोड़ी भाषा की प्रॉब्लम हो रही थी, तो मेरे भतीजे को साथ में रख के मतलब ट्रांसलेटर का काम कर रहे थे, और फर्स्ट टाइम तो देखो मेरी मम्मी भी इमोशनल हो गई, मैं भी इमोशनल हो गया, बस एक दूसरे को देख रहे थे, और थोड़े से वो भी आंसू बहा रही थी, मेरे को भी आंसू आ गए। अभी सब तो निकल नहीं रहे थे, तो सामान्य होने में कुछ लगा मेरे को आधे एक घंटा, उसके बाद में फिर बोली ठीक है बेटा तू आ गया, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है, और अब अगर मतलब इस दुनिया से भी गई तो मुझे सुकून रहेगा। यस। अब आपको क्या लगता है? मैंने आपके इंटरव्यू में पढ़ा कि जेल में इतने साल रहते हुए महिलाओं से कभी बात करने का मौका नहीं पड़ा। हाँ तो थोड़ा नहीं, बात करना आपको अटपटा भी लगता है। हाँ ये थोड़ा सा अभी संभल के रहना ही पड़ता है, कुछ व्यवहार का पता लेकिन नहीं है। आपकी जी, लेकिन आपकी उम्र अभी बहुत सारी बाकी है, तो आप शादी के बारे में सोच रहे हैं? सर्टनली नोट, डेफिनेटली, मतलब आगे के बारे में सोचूंगा, पर अब तो नहीं, थोड़ा सा अपने आप को स्टैब्लिश करूंगा। अब आप भी मतलब थोड़ा जिस जिस हिसाब से बात कर रहे थे तो मुझे लगता है कि आप भी अबे 50 होंगे, बहुत अच्छी समझदारी से आप बात कर रहे हैं, तो अभी मेरा गेसिंग मैं से 65 साल का हूँ। हाँ 65 साल का हूँ तो मैं। आवाज़ से ही मेरे को ऐसा लगा कि आप अबे 50 रहेंगे, तो अभी आप भी इतने मतलब व्यवहारिक इंसान है। अब सपोज कीजिए अभी मैं मैरिज करता हूँ, तो जो मेरे पीछे फैमिली होगी उनको भी तो अच्छी लिविंग लाइफ देना पड़ेगा ना, तो इसके लिए पहले मुझे मेरा अर्निंग सोर्स देखना पड़ेगा, और फिर मैं बहुत अच्छा सोच रहे हैं आप, बहुत जिम्मेदारी की बात कर रहे हैं। तो अभी किसी से मैरिज कर लेना, किसी की लाइफ ख़राब कर देना मुझे भी सूट नहीं होता है, तो मैं बोला पहले मैं अपनी अर्निंग सोर्सेस देखूंगा, ताकि उनको थोड़ी स्टैंडर्ड लाइफ दे सकूं, उसके बाद ही फिर मैं सोचूंगा। अच्छा सोच रहे हैं आप, बहुत अच्छा सोच रहे हैं आप। थैंक यू, आप जैसे बुजुर्ग का आशीर्वाद है। मेरी पूरी शुभकामनाएं आपके साथ। आपने बहुत अच्छे से मेरे से बात की। यस और यस हम लोग फिर कभी मिलेंगे जिंदगी में आगे। यस ये नंबर है, आप अनामिका मैडम से, फिर ये जो है ना, तो ये मेरे लिए तो घर ही है, जो नहीं कि मेरी हेड ऑफिस है, मतलब मेरे लाइफ की हेड ऑफिस ही है। आप कभी भी इनको कॉल कीजिए, मेरे को तुरंत संपर्क हो जाएगा। वहाँ से ही मुझे न्यूज़ से मिली है, ये जो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी नहीं है क्या, मैं क्या बोल रहा हूँ आप सुनिए, ये जो ऑफिस नहीं है क्या नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, वहाँ से ही मेरे को न्यू हार्ट वगैरह सब, लीवर वगैरह सब मिला है, क्योंकि पहले मैं डेड हो चुका था, तो वहाँ से ही मुझे संजीवनी मिली है। तो आप कभी भी बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। और बहुत बड़ा काम है, जिनका कोई मददगार नहीं है उनके लिए इतना काम करना, ये बहुत बड़ी बात है। हाँ यस आप तो हम लोग इसकी जो रिपोर्ट छापेंगे, मैं अनामिका मैडम को भेजूंगा, वो आपको फॉरवर्ड कर देंगे। हाँ यस सर। और अपनी जो बातचीत हुई है इसकी रिकॉर्डिंग आप मैडम को भेज दीजिएगा। यस तो वो श्योरली, मेरे ज्यादा काम आएगी। हाँ मैं भेजूंगा, ठीक है, हाँ श्योरली भेजूंगा। अगर कुछ मेरी शुभकामनाएं, आप खूब अच्छे से रहें, खूब कामयाब हों। यस अगर आपको और भी कोई क्वेश्चन है तो आप आराम से पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं जरूर पूछ लूंगा आपसे। एफिली मैं रिप्लाई दूंगा। धन्यवाद जी। ओके, थैंक यू सर। और मुझको एक चीज और बतला दीजिए। हाँ यस पूछिए। जेलों में जो लोग बंद हैं, चाहे वो बेगुनाह हैं चाहे कसूरवार हैं, ओहो, उनके लिए आप कुछ कहना चाहेंगे कि उनको क्या सोचना चाहिए, कैसे रहना चाहिए वहाँ पे? मैं तो यही बोलना चाहूँगा कि भी लाइफ में कठिनाइयाँ आती है, जाने अनजाने में अगर किसी से कुछ हो गया है
तो आप सही रास्ते पर चलिए, समाज में आप रिटर्न आइए, मुख्य धारा में आइए। ऐसा नहीं है कि जेल में जाने के बाद बाहर आके आदमी कुछ कर नहीं सकता है। बहुत अच्छा, हर इंसान का परिवार है, फैमिली रहती है, आप उनके साथ रहिए। और मैंने जेल को ऑब्जर्व किया है कि जेल में सभी दुखी रहते हैं। बाहर की समाज की कैसे कुछ लोगों की सोच बहुत गलत रहती है कि इसको मार देना चाहिए, लटका देना चाहिए, तो उनको कैसे मालूम, वो सेंस नहीं है वो चीज़ों को, मतलब कच्चे दिमाग वाले लोग हैं वो इस टाइप में बोलते हैं। तो अगर हमारे पास अगर इस टाइप का लॉ नहीं रहेगा कि रिफॉर्मेटिव अगर कुछ नहीं रहेगा तो फिर देश ही खत्म हो जाएगा ना। अगर आपको सबको ही मारने लग गए तो हर साल जेलों के अंदर, तो आज जेल भी बिजनेस बन गए है, गवर्नमेंट पुलिस ने जेल को बिजनेस बना दिया है। देखिए मेरा एक ये भी अनुभव रहा है कि जेल के अंदर पुलिस ज़्यादा से ज़्यादा पीपल्स को भरती है, उसके पीछे का एक लॉजिक, ये हिडन लॉजिक है, ये किसी को पता नहीं है, मेरा ऑब्जर्वेशन है। वो चलने के जैसे कि बहुत ज़्यादा से ज़्यादा आरोपियों को उन्होंने डाला तो उनकी एक उसमें से भी उनमें एक करप्शन का रास्ता ढूंढते नहीं क्या, उसमें से कैसे ज़्यादा आरोपी आएंगे तो मटेरियल भी ज़्यादा लगेगा, और फिर इनको जो जेल सिविलियन डिपार्टमेंट्स नहीं क्या, जैसे राशन सप्लाई, ये सप्लाई, कैदीज का कपड़ा सप्लाई, फिर उनमें भी ये बजट बनता है, वो बजट में से मतलब अर्निंग का सोर्स भी ये लोग ढूंढते हैं नहीं क्या पॉलिटिकल लेवल में। तो जेल को भी उन्होंने एक इनकम का जरिया बना दिया, इसलिए जेल खाली ना करते हुए जेल भरने का उद्देश्य इनका रहता है। ये जो सब जेल में आबादी बढ़ाते रहने, हाँ ये एक हिडन, हर आदमी नहीं समझ सकता है नहीं क्या, ये एक छुपा एजेंडा रहता है इसमें। मैं बता देता हूँ आपको कि मैंने बड़े अच्छे से ऑब्जर्व किया है कि अनाज का बहुत बड़ा इनमें लोचा करते हैं ये लोग, जो सप्लाई नहीं रहती है उसमें पॉलिटिकल लेवल पर भी करप्शन होता है इसमें। तो फिर हर इंसान का काम है कि वो जो अंदर है तो ये सब चीज़ों से बचे और अच्छी जीवन जिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरी शुभकामनाएं, आप कानून की पढ़ाई करें, कामयाब हों और दूसरों की मदद भी कर सकें। हाँ उद्देश्य तो वही है कि भी आप सुख से गुजार सकें। ओके, थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। ओके ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू बहुत खुश रहिए। ओके थैंक यू। ये अनामिका मैडम, मैं अनामिका मैडम से बात कर रहा था, अभी है क्या ऑनलाइन? आ रही है, आवाज आ रही है। अभी मैं आपको भेज रहा हूँ, ये रिकॉर्डिंग भेज देता हूँ, आप उनको भेज दीजिए, उनको भी अगर काम लगे तो। ओके ओके, अभी मैं कट कर, हाँ ओके। राजू को वो शायद फोन कर रहे हैं, तो आप उनको कह दीजिएगा रिकॉर्डिंग रोक करके एक बार उनसे बात कर ले। हाँ ये नारायण कहें या निर्मा राम कहें, उसकी बात आपने सुनी। बात मैं और भी बहुत करना चाहता था लेकिन खुद मेरा गला भर रहा था। मेरे मुकाबले वो अधिक संतुलित था क्योंकि उसने तकलीफ़ इतनी देख ली है कि वो उससे उबर गया है, दर्द के एहसास से उबर चुका है वो। लेकिन मुझसे और बात करना मुमकिन नहीं हो रहा था, तो मैंने किसी तरह से उसको विदा किया था। बाद में मुझको मलाल होने लगा कि मुझको कुछ बात उससे और लंबी करनी थी। उसने जिस अमेरिकन उपन्यासकार जो पॉपुलर फिक्शन लिखते हैं, जॉन ग्रीशम नाम के एक लेखक हैं जिनकी किताबें दसियों लाख में बिकती हैं वहाँ पर, उनके एक उपन्यास का उसने जिक्र किया, आपने सुना होगा, कन्फेशन का। कन्फेशन नाम की जॉन ग्रीशम की ये किताब, ये उसको बेहद पसंद है। इसलिए पसंद है उसको कि इस किताब का एक चरित्र, एक किरदार उसी की तरह का शिकार होता है। एक जगह अमेरिका में कहीं पर एक लड़की से बलात्कार होता है, उसका कत्ल हो जाता है। उसमें एक काले लड़के को, अफ्रीकनर लड़के को गिरफ्तार कर लिया जाता है, बालिग रहता है, उसको मौत की सज़ा सुना दी जाती है। और जब उसको मौत दी जाने वाली रहती है, वहाँ फांसी नहीं होती, केमिकल का इंजेक्शन लगाकर या इलेक्ट्रिक के झटकों से मारा जाता है। तो उसको जब मौत दी जाने वाली थी तो उसके 4 दिन पहले असल में जो बलात्कारी और हत्यारा रहता है वो ब्रेन ट्यूमर का शिकार है, उसकी मौत करीब है। तो उसको लगता है कि उसको सामने आके अपने अपराध को मान लेना चाहिए, एक बेकसूर बच जाएगा, लेकिन देर हो चुकी रहती है। ये कहता है
लोगों से कि ये बलात्कार और हत्या मैंने की थी, ये ज़बरदस्ती सज़ा पा रहा है, लेकिन देर हो चुकी रहती है, कानून उसको मार डालता है उस बेकसूर को। तो ये नारायण इस उपन्यास को बहुत पसंद करता है। मैंने भी इस लेखक की लिखी हुई करीब करीब हर उपन्यास पढ़ी है। हर उपन्यास इसी किस्म की कानून की बेइंसाफ़ी के ऊपर लिखी गई कहानियाँ हैं। तो वो पढ़ रहा है, अब उसका इरादा आगे कानून पढ़कर और लोगों की मदद करने का है। वो चाहता है कि कानून की पढ़ाई कर ले, शायद कर भी लेगा क्योंकि बहुत मुश्किल नहीं है। एक विषय में एमए कर चुका है, एक और में करने जा रहा था, तो वो लॉ भी पढ़ सकता है और लोगों की कानूनी मदद भी कर सकता है। उसको मालूम है कि एक संस्था ने 9 साल उसके ऊपर मेहनत की तो उसकी ज़िंदगी बची है। फ़िलहाल वो अपने घर पर है। फ़िलहाल उसने मुझसे जो कहा कि मैं बहुत दूर का अभी सोचना नहीं चाहता हूँ, अभी कुछ वक्त घर पे गुजारना चाहता हूँ। अभी वो तुरंत शादी का भी नहीं सोच रहा है। उसका कहना है कि पहले पढ़ लिख कर ज़िंदगी में सेटल हो जाए, कुछ कर ले, कुछ कामयाबी पाले, हासिल कर ले, तब सोचने की बात है। फ़िलहाल अपनी माँ से भी बात नहीं कर पाता है वो, क्योंकि माँ हिंदी नहीं समझती है, ये राजस्थानी नहीं समझ पाया है। कुछ ही हफ्ते हुए हैं घर लौटे हुए। तो भतीजे जो हैं, भतीजियाँ जो हैं, वो माँ से इसकी बात में दुभाषिया हैं। वो माँ बेटे के बीच में तीसरी पीढ़ी जो है वो बातचीत को आगे बढ़ाती है। तो इस घटना को सुनाने की, इस पे मेरी राय रखने की, उससे बातचीत आपको सुनाने की कुल एक ही वजह है कि बेकसूर को मौत की सज़ा हो सकती है। ये इस मामले से साबित हुआ है, ऐसे और मामले भी हैं। ब्रिटेन में एक ऐसा मामला आया है जिसमें किसी को मौत दे देने के 58 साल बाद जाके वो बेकसूर साबित हुआ। तो इन मामलों को देखते हुए दुनिया के तमाम सभ्य देशों ने एक एक करके मौत की सज़ा को ख़त्म करने का काम किया है। खुद अमेरिका में आधे राज्यों में ख़त्म है। तो हमको ये सोचने की ज़रूरत है इस मामले को देखते हुए कि क्या हिंदुस्तान में भी एक ऐसी सज़ा को ख़त्म करने की ज़रूरत है जो बेइंसाफ़ी से किसी को गलत मौत दे सकती है। आज सोचने के लिए यही एक मौका है, यही एक मुद्दा है। मैं इसी को लेके आपके सामने आया हूँ। साल 2 साल बाद हो सकता है मैं उससे और बात करने की कोशिश करूँ कि वो ज़िंदगी में निकल के कहाँ पहुँचा है। फ़िलहाल ये सोच के देखिए कि हमारी आपकी ज़िंदगी के 25 साल अगर बेइंसाफ़ कैद में गुजर जाते हैं, अगर हमारे घर परिवार के करीबी किसी को गलत फांसी हो जाती है, तो लोकतंत्र के प्रति हमारा क्या नज़रिया रहेगा। लेकिन इस दौर से, इस तकलीफ़ से गुजरने के बाद भी आज उसके मन में इस लोकतंत्र को खारिज कर देने की इच्छा नहीं है। वो केवल यही कह रहा है कि पुलिस को, जेल को, अदालतों को और मेहनत करना सीखना चाहिए। वो सुधार की बात कर रहा है, इनको ख़त्म कर देने की बात नहीं कर रहा है। क्या इतना बर्दाश्त हमारे में और आप में हो सकता है? कल फिर किसी मुद्दे को लेकर मिलेंगे। नमस्कार।